गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इससे पहले जो टॉपिक था हमारा, हम लोग मनी के बारे में पढ़ रहे थे। मनी हमने पढ़ा था, मनी क्या होती है। मनी के बाद हम बैंकिंग पर आ रहे थे। बैंकिंग में हमने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े थे हमने। डिमांड डिपॉजिट होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किस किस तरीके से करता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस पर जाकर आप उसमें मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में आप जाकर इसको देख सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। नाउ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन अपने आप को ही एक्सप्लेन करता है। ये है क्या? दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि क्रिएशन का काम, मनी को क्रिएशन करने का काम कमर्शियल बैंक्स का होता है। सो मनी क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप एक छोटा सा अमाउंट हम स्टार्ट करेंगे, एक डिपॉजिट 1000 रुपीज़ को डिपॉजिट का स्टार्ट, इनिशियल डिपॉजिट से स्टार्ट करके बैंक उसको किस तरीके से आगे लेंड करता है, किस तरीके से CRR को क्रिएट करता है, किस तरीके से वो कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होता है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद हम कुछ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की करेंगे ताकि आज का ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट वीडियो से यूनिट 3 को हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। सो द प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे कि ये मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे कि हम उससे हमें समझ में ये ज़्यादा बेटर आएगा कि एक्चुअल में मनी क्रिएशन का प्रोसेस कमर्शियल बैंक किस तरीके से करते हैं। सो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में आप 3 कॉलम्स को बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपका जो होगा वो डिपॉजिट का होगा, जो कि हम इनिशियल डिपॉजिट से स्टार्ट करेंगे। देन लोन्स एंड देन CRR, कैश रिजर्व रेशो। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि मनी क्रिएशन एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इनिशियल डिपॉजिट आपको बोल देगा कि या तो आपको इनिशियल अमाउंट दे रखा होगा या और आपको CRR का अमाउंट भी दे रखा होगा। अदरवाइज आपको ये सिर्फ ये बोल सकता है क्वेश्चन में कि आप मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझाइए, तो आप डिपॉजिट और CRR अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टार्ट करने जा रही हूँ 1000 रुपीज़ के इनिशियल डिपॉजिट से, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बैंक्स जो हैं वो मनी को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेजेस 1, स्टेजेस 2, स्टेजेस 3 या इनिशियल डिपॉजिट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम राउंड्स में देखेंगे कितने टाइम्स ये राउंड होता है। सो इनिशियल डिपॉजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपने जो है, आपने क्या किया, प्राइमरी डिपॉजिट आपने जो है 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है। और LRR जो है वो आपको 20% गिवन है, ठीक है। सो इसका मतलब LRR का मतलब क्या है कि आपको जब मालूम ही है कि बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो को छोड़कर कुछ अमाउंट जो है अपने पास रख लेता है, ताकि जो अगर कोई डिमांड डिपॉजिट के लिए आता है, कोई बैंक में अपना पैसा लेने के लिए आता है, तो बैंक उसको पेमेंट कर सके। उसके अलावा बाकी अमाउंट को वो लेंड कर देता है। तो LRR 20% है, तो 1000 का 20% बैंक ने जो है वो अपने पास रख लिया, यानी 200 रुपीज़ जो है वो अपने पास रख लेगा एज ए कैश रिजर्व, एंड 800 रुपीज़ को वो फ्रीली लेंड कर देगा, ठीक है। बैंक ने वो 800 रुपीज़ को लेंड कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि बैंक जो है वो कभी भी कोई भी पैसा कैश में नहीं देता। बैंक कभी भी कैश नहीं देता, रादर दे ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। वो बैंक जो है अकाउंट ओपन करा देते हैं किसी बोरोवर के नाम पर, या जो भी बोरोवर होता है उसके नाम पर। सो वहां से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप जब भी चाहें और जितना चाहें। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है तो यानी वो पूरे ही अमाउंट को विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसको किसी ना किसी को पेमेंट करना है। सो राउंड 1 क्या बनेगा? राउंड 1 के अकॉर्डिंग जो आपने 800 रुपीज़ लोन दिया था, उस व्यक्ति ने, उस बोरोवर ने उस पूरे के पूरे अमाउंट को विड्रॉ कर लिया मेकिंग पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है। सो अब क्या हुआ, आपने 800 रुपये लैंड किया। राउंड 1 में उस व्यक्ति ने क्या किया,
उस व्यक्ति ने जो लोन लिया, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने को जो अकाउंट में पैसा गया होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बैंक जो है वो कैश नहीं देता किसी को भी, हमेशा बैंक किस में देता है, हमेशा बैंक बोरोवर के अकाउंट में डिपॉजिट करता है। सो 800 रुपए वो बैंक ने बोरोवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि बोरोवर ने पूरे के पूरे 800 रुपए जो है वो पेमेंट्स करने के लिए निकाल लिए, ठीक है। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन होगी ये रूटेड थ्रू बैंक होगी, बैंक्स के थ्रू रूट होगी, कोई कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। सो मनी जो है, जो बोरोवर ने 800 रुपए जो डिपॉजिट किया है, 800 रुपए जो लोन लिया है, वो दोबारा से किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। किसकी फॉर्म में, डिपॉजिट की फॉर्म में। किसके पास जाएगा, जिसने वो पेमेंट रिसीव की है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक बाय ₹800। नाउ अब क्या होगा, अब न्यू डिपॉजिट आपके पास क्या आ गया, 800 का आ गया। अब 800 का जब न्यू डिपॉजिट आया, फिर 20% बैंक LRR को अपने पास रिजर्व रखेगा, यानी बैंक 800 का 20% यानी 640 जो है वो लैंड कर देगा, और 160 जो है वो 20%, 800 का 20% 160 रुपीज को अपने पास रिजर्व रख लेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे भी वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब बोरोवर ने क्या किया, राउंड 2 में पूरा अमाउंट यानी जो 600 लेंड किया है वो पूरे के पूरे अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने का मतलब क्या है, किस लिए विड्रॉ किया होगा, पेमेंट्स करने के लिए विड्रॉ किया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 640 जो है फिर से डिपॉजिट होगा बैंक में, क्योंकि वो पेमेंट करेगा और वो पेमेंट कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी। यानी 640 का फिर से एक इनिशियल डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट जो है वो राइज हो गया 640 अमाउंट से। अब 640 का मतलब क्या है, इसका भी 20% फिर CRR होगा, यानी 128 रुपीज LRR जो है कैश रिजर्व रखेगा बैंक, एंड रिमेनिंग अमाउंट यानी 512 जो है वो अगेन लेंड किया जाएगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। अब हमने ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हुए बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा, तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दिया, बट अब हमें टोटल अमाउंट भी बताना है कि टोटल अमाउंट कितना आया। अब टोटल अमाउंट कितना आया ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलता है कि हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, या मनी मल्टीप्लायर और हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/LRR। सो मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, और LRR कितना था 20%, तो 20% मतलब 20/100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा आपका, एंड 20, सो दैट इज 0.5, सॉरी 5 टाइम्स आपका आ जाएगा। यानी आपका पैसा जो है इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स जो है वो दुगना, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। और आपने जो इनिशियल डिपॉजिट स्टार्ट किया था वो 1000 रुपीज से स्टार्ट किया था, तो 1000 इंटू 5 कितना हुआ 5000, ये 5000 हो गया, एंड 5000 का 20% LRR यानी कितना हुआ, दैट इज 1000, एंड रिमेनिंग अमाउंट 4। इन दोनों का जो सम है वो आपके इनिशियल डिपॉजिट के 5 टाइम्स के इक्वल ही आना चाहिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। अब सिंपल वे में हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, और आपसे मैंने बोला कि इनिशियल डिपॉजिट, थोड़ा सा इसको इसलिए समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़ और LRR आपको गिवन है 12.5%। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि मनी मल्टीप्लायर, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मल्टीप्लायर बता दीजिए, मनी मल्टीप्लायर बता दीजिए मुझे सबसे पहले, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, जो कि आपने 5000 अभी इससे पहले एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले हम मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। सो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, एंड LRR इज 12.5%, ठीक है। सो 12.5% मतलब ये हो जाएगा आपका,
So 1000 upon 125 that is 8 times. 8 times यानी आपका जो पैसा है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 8 टाइम्स. सो अब हमें टोटल डिपॉजिट निकालना है. सो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. सो इनिशियल डिपॉजिट इज व्हाट? हमने 1000 करोड़ से स्टार्ट किया था. 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर इज 8 टाइम्स. यानी आपका पैसा जो है वो कितना टाइम हो गया? 1000 से स्टार्ट किया और लास्ट में आते आते जो आपका लास्ट राउंड होगा उसका जो टोटल अमाउंट आएगा दैट इज 8000. यानी मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए को 8 गुना करके 8000 कर दिया. और हम कहते हैं बैंक पैसा कैसे अर्न करता है? बैंक ऐसे ही पैसे अर्न करते हैं. दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स इस तरीके से अपनी इनकम को अर्न करते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझाइए. आपको या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि मनी क्रिएशन को समझाइए या फिर आपको इनिशियल डिपॉजिट और LRR गिवन होगा एंड आपको बोला जाएगा कि प्लीज क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझा दीजिए. ठीक है. और मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई. ठीक है. नाउ इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका कमर्शियल बैंक कंप्लीट हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो है ये हमारी अपेक्स बॉडी है. अपेक्स बॉडी मतलब सुप्रीम बैंक. सुप्रीम बैंक क्या होता है? जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है सारी बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को. सो हाउ यू कैन डिफाइन? यू कैन डिफाइन लाइक दिस. Central bank is an apex body that control, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे बैंक्स का सुप्रीम बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है. यानी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, इंटरेस्ट रेट या जो भी थी चीज़ें होती हैं का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है एंड सभी कमर्शियल बैंक्स को उसको फॉलो करना होता है. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक जो है वो हमारी एपेक्स बॉडी है, सबसे सुप्रीम बैंकिंग है. और हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है. हमारी कंट्री का भी एक सेंट्रल बैंक है दैट इज़ RBI. और कमर्शियल बैंक आपके आसपास जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे आपके कमर्शियल बैंक्स में आते हैं, चाहे वो आपके PNB हो या फिर आपका कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक जो आपके आसपास है. यानी हम आपके फंक्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं. PNB हो गया, कैनरा हो गया, कोई भी बैंक है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन एडवांस करता है, वो सारे हमारे कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक ना तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना ही पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ द सुप्रीम बैंक. एक कमर्शियल बैंक से डील करता है या फिर गवर्नमेंट से डील करता है या फिर फॉरेन उसमें डील करता है. तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक, और हर एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं बट हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है. नाउ इसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं. जैसे हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही सेंट्रल बैंक के भी कुछ फंक्शंस होते हैं. अब सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे पहला फंक्शन जो होता है दैट इज़ करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है इसके पास सोल अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की. आपको पता होना चाहिए RBI के पास इशू करेंसी, पेपर करेंसी नोट्स जो है ना उनको इशू करने की अथॉरिटी होती है. केवल RBI जो है एक तो 1 रुपी नोट नहीं प्रिंट करता और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो
नहीं बनाता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। बाकी सारी करेंसी 1 रुपए को छोड़कर और हमारे कॉइन्स को छोड़कर जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है वो सब आरबीआई करती है। आरबीआई के पास तो आपने देखा भी होगा, नोट पर जो है वो 1 रुपये नोट पर जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। ठीक है, और जो आपके जितने भी बाकी और जो नोट्स होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब यही है कि आरबीआई के पास जो है वो करेंसी अथॉरिटी होती है, यानी बैंक ऑफ इशू, यानी करेंसी को इशू करने का जो राइट होता है, सोल अथॉरिटी जो होती है वो आरबीआई के पास होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाई आरबीआई, क्यों आरबीआई ही सोल अथॉरिटी जो है वो लेता है नोट इशू की, कोई और क्यों नहीं? उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, बाकी सब क्यों नहीं। सबसे पहला, करेंसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। अगर हर कोई नोट बनाने लग जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, एक जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। 1 रुपए का नोट आपने कुछ और बनाया, किसी और ने कुछ बनाया, किसी और ने कुछ बनाया, और चौथे इंसान ने कुछ और बनाया, तो यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं रहती है, यानी एक जैसी करेंसी नहीं दिखेगी, और करेंसी एक जैसी दिखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्यों नहीं अगर एक जैसी दिखेगी? तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इंश्योर, अगर एक जैसी होती है सो पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम हम बना पाते हैं। ठीक है, अगर चेंज होता रहेगा करेंसी की, हर एक व्यक्ति के पास 10 रुपए का अलग अलग नोट होगा, तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी करेंसी पर आप ट्रस्ट करें, कौन सी करेंसी ओरिजिनल है, कौन सी करेंसी डुप्लीकेट है। ठीक है, सो अभी क्या है, आपको पता है कि नोट ऐसे दिखता है, रेड कलर का अगर 2000 का नोट ब्लू कलर का दिखने लगेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये नोट नकली है, ऐसा ही होता है ना। तो यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहती है और लोगों का फेथ और ट्रस्ट बना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हर कोई नोट को प्रिंट करना शुरू कर देगा, हर कोई कमर्शियल बैंक भी अगर उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, तो क्या होगा, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। एक करेंसी की वैल्यू जो है वो स्टैब्लिश कर पाते हैं हम, अगर किसी एक के हाथों में वो करेंसी कोई इशू अगर होता है तो, वरना फ्लक्चुएशंस रहेंगी। इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि करेंसी की इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू हम क्या करेंगे, $1 के कंपैरिजन में रुपये की हम क्या वैल्यू रखेंगे, सो हम उसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमेशा आरबीआई को ही सोल अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, और एक हम इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अगर हर एक जो है वो बैंक्स को हम अथॉरिटी दे देंगे, सो सुपरविजन कौन करेगा, सुपरविजन और कंट्रोल कौन करेगा। सो इसीलिए आरबीआई को जो है वो सुपरविजन एंड कंट्रोल हैंड किया हुआ है, तो आरबीआई ही सुपरविजन और कंट्रोल करता है। सो यही 3-4 ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से केवल आरबीआई को ही ये करेंसी अथॉरिटी का इशू करने का राइट दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक्ट करता है एज अ बैंकर, एजेंट and a financial advisor, a financial advisor of the central government. Some central government
और एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक तरीके से ये बैंकर्स के तरीके से काम करता है, एजेंट की तरीके से काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरीके से काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब मैं बात करूं कि एज अ बैंकर हम क्या, एज अ बैंकर ये क्या काम करता है। एज अ बैंकर ये पहला काम तो ये करता है कि एक करंट अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं कि इट एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स। गवर्नमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट के मेक पेमेंट्स और एक्सेप्टिंग रिसीप्ट एक्सेप्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। और तीसरा काम ये करता है एज अ बैंकर, इट गिव्स लोन and advances to the government for temporary period। यानी ये लोन एंड एडवांसेस भी देता है गवर्नमेंट को टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके एज अ बैंकर। अब एज अ एजेंट क्या काम करता है आरबीआई। एज अ एजेंट क्या काम करता है, मैनेजिंग पब्लिक डेट्स, ठीक है। आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक डेट्स को मैनेज करेगा। तो एज अ एजेंट उसका ये काम होता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या काम करता है आरबीआई। सेंट्रल बैंक क्या करता है, एडवाइस करता है, advises the government from time to time on economic, financial and monetary matters, ठीक है। ये इन तरीकों से हेल्प करता है। तो तीनों चीज़ें आपने समझ ली। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है, एज अ बैंकर काम करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब हो गया, बैंक जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। तो लेकिन कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन देयर शुड बी सम एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि इनको रेगुलेट करे, इनकी फंक्शनिंग को वॉच करे, इनको सुपरवाइज करे। सो इनको सुपरवाइज करने के लिए एपेक्स बैंक जो आपका आरबीआई है वो क्या करता है, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बैंक की तरीके से काम करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसके बीच में, कमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या करता है, और इस तरीके के बहुत सारे, यानी कमर्शियल बैंक जो क्या करता है, सुपरविजन का काम भी करता है, टाइम टू टाइम वॉच करता है कि आरबीआई जो है वॉच करता है कमर्शियल बैंक को कि जो लैंड किया जा रहा है वो राइट पर्सन्स को किया जा रहा है नहीं कराया जा रहा, उनकी जो अकाउंट्स है वो मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सीआरआर जो है वो भी जो सीआरआर है वो सेंट्रल बैंक जो है प्रॉपर उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दो सो मेनी फंक्शंस उनको सुपरवाइज करता है एक तरीके से बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स। एक तो इस बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में भी उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में आता है कमर्शियल बैंक जो है ना होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, ठीक है। वो उसको हम सीआरआर बोलते हैं।
जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कुछ एक अमाउंट अपने डिपॉजिट जो है ना वो अपने पास एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखते हैं, इसको हम कैश रिजर्व बोलते हैं, जिसको हम लाइक अपने कुछ जो हम सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लाइक हमारे पास कोई डिपॉजिट है, हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं और कुछ पोर्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। तो जिस पोर्शन को सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं उसको हम बोलते हैं CRR, और जो कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखते हैं उसको हम बोलते हैं LRR। तभी हमने जो उससे पहले क्वेश्चन किया था मनी क्रिएशन का, उसमें हम LRR का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। LRR मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है और CRR मतलब जो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, ठीक है। सो आरबीआई जो है ये भी करता है। तो जनरल सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक तरीके से कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आरबीआई के पास अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज जो है वो रखवा रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, एक तरीके से एक्ट करता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व के लिए, ठीक है। नाउ सेकंड हम क्या करता है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या है, व्हेन कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना दे आर फेल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जब वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को किसी भी सोर्स से, अदर सोर्सेज से पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं ना, या हम कहते हैं कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, एट लास्ट दे अप्रोच टू सेंट्रल बैंक, वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक का और उनसे लोन एंड एडवांसेस जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, एक तरीके से लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आता है और उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नंबर थर्ड इज क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व्स होते हैं सारे कमर्शियल बैंक्स के, आपको बताया मैंने अभी। सो इट बिकम्स वेरी इजियर और मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस, क्योंकि जब आपके पास सबका पैसा है, सारे कमर्शियल बैंक का पैसा है, सो आप इजीली कोई ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, देयरफॉर क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है कैन इजीली सेटल एनी क्लेम। कमर्शियल बैंक का कोई अगर क्लेम होता है, सो कमर्शियल बैंक का अगर कोई क्लेम होता है तो सेंट्रल बैंक कैन इजीली क्लेम, बिकॉज कोई भी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो होती है ना वो इजीली कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, उसके पास ये राइट होता है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड पॉइंट था क्लियरिंग हाउस का। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है जो बैंकर सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, रेपो रेट, बैंक रेट, ये हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये आपका लास्ट जो इससे नेक्स्ट यूनिट है उसमें भी आएगा ये। तो केवल अभी हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो यूनिट है उसमें ये रेपो रेट, बैंक रेट ऑलरेडी आएगा। सो 2 बार पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। सो उस चैप्टर में ही हम इसको ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। सो आज का जो मैं लास्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ दैट इज, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल वाला जो प्रोसेस है ना वो जब आप इससे नेक्स्ट यूनिट आएगा ना उसमें करेंगे तो बेटर यू विल अंडरस्टैंड ऑन दैट टॉपिक। सो अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है केवल अभी हम इसको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक तक ही लिमिट रखते हैं। जो आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है दैट इज सेंट्रल बैंक डिफरेंस एंड कमर्शियल बैंक में हम डिफरेंस करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के पेपर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सिंपल से 5 पॉइंट्स हम करेंगे। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के डिफरेंस। तो सेंट्रल बैंक सबसे पहले तो ये एक अपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बैंक है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है सारे हमारे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म बेसिकली 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है ना। सम नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज एडवांसिंग लोन। इसमें हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जो हमारी
कमर्शियल बैंक की और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है। सेकेंड, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, सेंट्रल बैंक जो होते हैं, इट इज़ जनरली, ये हमेशा आपने देखा होगा, जो आपका ये जो सेंट्रल बैंक है वो जनरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ही होता है, प्राइवेट नहीं होता। बट कमर्शियल बैंक्स में इट कैन बी ओन्ड एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। बिकॉज आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आप पीएनबी का एग्जाम्पल लें तो पीएनबी एक गवर्नमेंट बैंक है, और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक का या एचडीएफसी का नाम लेते हैं तो एचडीएफसी क्या है, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट हो गया, ये प्राइवेट है। सो इट कैन बी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ, बट सेंट्रल बैंक केवल आपका गवर्नमेंट ही होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये है कि सेंट्रल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न नहीं होता, यानी विदाउट प्रॉफिट मोटिव पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है। बट कमर्शियल बैंक जो हैं, इनका एम जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इट हैज सोल मोनोपोली इन इशू ऑफ करेंसी, यानी करेंसी इशू करने का जो राइट है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है, और इट हैज नो पावर टू इशू करेंसी। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज ये है कि इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। ये मैंने पहले भी बताया, पब्लिक से डील नहीं करता ये बैंक, डायरेक्टली विद द पब्लिक। और आप कमर्शियल बैंक में लिख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक। सो इस तरीके से आप 5 पॉइंट्स बना देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।